40.1 कर लीजिए, 40.2 कर लीजिए, आप उसको जैसे भी डिवाइड कर लीजिए। लेकिन हमारा सीधे मानना यही था कि जो दो बड़े गठबंधन है उन गठबंधनों के बीच में सीधी टक्कर है, और कहीं ना कहीं इस टक्कर में दोनों गठबंधन एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी हंग असेंबली की चर्चा हमने की थी और उसके जगह तक सारे सर्वे आ रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद की कहानी आपको चल जाए, भविष्यवाणी आपको हो जाए जी, फोरकास्ट हो जाए कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, आंधी आएगी, बारिश आएगी। कई सारी तस्वीरें देखने को मिली। उन तस्वीरों में ऐसा लगा कि लालू प्रसाद अब वो लालू प्रसाद नहीं रह गए हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनकी जो चाल चलते हैं या जो फैसले करते हैं वो आज भी उसी तरह के हैं। तेजस्वी ने इन सबके बाद एक बड़ी बैठक बुला ली है, और इस बैठक को बुलाने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने जो 5-6 दिन पहले से जो चिराग पासवान एक्ट कर रहे हैं, उनकी टीम एक्ट कर रही है, और जिस तरह से नए नए फॉर्मूले निकाल करके और एजेंडा पर चिराग पासवान से हामी भरवाई जा रही है, ये बताता है। चिराग पासवान ने कह भी दिया है कि मैं अपनी टीम, अपनी पार्टी के लोगों की बात मानने के लिए बाध्य हूँ, और ये होना भी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान पर से उपेंद्र कुशवाहा ने एक कंकड़ फेंक दिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसी तरह से कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ इन दोनों ने भी पिन चुभाना शुरू कर दिया दोनों गठबंधन को। हम आईपी गुप्ता से पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं। आईपी गुप्ता जिन्होंने ये दावा किया है कि 10 जो विधानसभा हैं समस्तीपुर के इर्द गिर्द, उन 10 विधानसभाओं में मारामारी है। तो मैं जो बार बार बात कह रहा हूं कहीं वो तो नहीं है। मेरी विशेष खबर जो है आज की, उस खबर में भी इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ मामला है। उसमें भी हमने उन्हीं सब बातों को जोड़ा था, और हमने कोशिश किया था कि उन बातों में भी हम उसका फूट डालें। विशेष खबर यह है कि आप देख रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद हमने भारत लाइव पर एक खबर किया था, आपने देखा भी होगा कल। उस खबर के माध्यम से जो बेचैनी बढ़ी है उपेंद्र कुशवाहा के उस रैली के बाद, हालांकि चिराग पासवान की रैली के बाद, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं रातों रात। बिहार और बिहार के नेता और बिहार की राजनीतिक गलियां, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं रहता है। कब कौन किसके साथ है और कौन बाहर हो जाए ये भी किसी को पता नहीं होता है। वैसे में आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव जो है वो बड़ी बैठक बुला लिए हैं और बैठक में बड़े निर्णय भी लेने वाले हैं। तो वहीं पर चिराग पासवान का पटना में इमरजेंसी बैठक चल रहा है, तो एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा आउट भी हो गए हैं। तमाम बड़ी खबरों को लेकर आज रातों रात में हम हाजिर हुए हैं, और खबरों पर चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको विस्तार से पूरी खबर देते हैं। एक दो नहीं बल्कि रातों रात में आज कई खबर पुलिंदे में हम लेकर पहुंचे हैं। तो सीधा बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, सुबह सुबह तेजस्वी यादव की बड़ी बैठक, लगभग 1 महीने का ये सफर हमारा होने जा रहा है जब हम आपके साथ रातों रात फिर से शुरू किए हैं। ये सिलसिला हम लोगों का बहुत पहले से चल रहा था। 2024 के चुनाव से पहले भी रातों रात लेकर के हम आपके सामने लगातार आते रहे हैं, और आपने अच्छा इसको समर्थन भी दिया, प्यार भी दिया और सुझाव भी दिया था। अभी सुझावों की कुछ कमी आ रही है, लेकिन खैर हम खबरों की कमी नहीं होने देंगे। हमारे पास आज जो खबरें हैं उनमें ऐसी चौंकाने वाली खबरें आपके सामने लेकर के हम आए हैं, जिन खबरों को सुन करके, समझ करके और उसके तर्क जान करके आपको लगेगा कि बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है। एक सर्वे की चर्चा आपने खूब सुनी होगी, सबसे पहले हमने आपको बताया भी था, और ये सर्वे हमारे उस आकलन है जिसको हमने अलग अलग माध्यम से जानने की कोशिश की थी। कई विधानसभाओं में हमारी टीम गई थी, वहाँ हमने लोगों से पूछ करके जो एक प्रश्न बनाया था, उसके आधार पर हमने जो आंकड़े बताए थे कि इस बार कांटे की टक्कर होगी। 49 और 51 का ये टक्कर है। अब उसको 40 और 40.1 कर लीजिए, 40.2 कर लीजिए, आप उसको जैसे भी डिवाइड कर लीजिए। लेकिन हमारा सीधे मानना यही था कि जो दो बड़े गठबंधन है उन गठबंधनों के बीच में सीधी टक्कर है, और कहीं ना कहीं इस टक्कर में दोनों गठबंधन एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हंग असेंबली की चर्चा हमने की थी और उसके जगह तक सारे सर्वे आ रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद की कहानी आपको चल जाए, भविष्यवाणी आपको
हो जाए, जी फोरकास्ट हो जाए कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, आंधी आएगी, बारिश आएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा? घर से बाहर निकल करके बिना छतरी के जाइएगा क्या? आप तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिएगा, अरे बाप बहुत आंधी आएगा, दरवाजा बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो, बचा के रहना, बच्चों को घर में बुला लीजिएगा, अपने घर में आ जाइएगा और उसके लिए पूरी तैयारी करके आप रहिएगा। कोरोना आपको याद है ना, अचानक से आया था, कितने दिनों तक घरों में लोग लॉक हो गए थे। उसी तरह से जब कोई भी डिजास्टर आता है या कोई भी मैच खेलने जब जाते हैं, आप कोई फैसला करने जाते हैं, तो आप प्लान बना करके जाते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर के ये बातें हुई कि अब आपका टक्कर जो है कांटे की है, तो तेजस्वी यादव थोड़ा सा उस टक्कर को में अपने आप को ऊपर करने के लिए कोई नई रणनीति बना रहे हैं, और वो रणनीति किसी भी तरह की हो सकती है। किसी से समझौते की हो सकती है, किसी को अपने पाले में लाने की हो सकती है, या किसी को अपने पाले से निकाल कर फेंकने की हो सकती है। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव लगातार बैठक कर रहे हैं, और लालू प्रसाद जिनका कि कल जन्मदिन था, उस जन्मदिन के अवसर पर जो कई सारी तस्वीरें देखने को मिली, उन तस्वीरों में ऐसा लगा कि लालू प्रसाद अब वो लालू प्रसाद नहीं रह गए हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनकी जो चाल चलते हैं या जो फैसले करते हैं, वो आज भी उसी तरह के हैं। तेजस्वी ने इन सबके बाद एक बड़ी बैठक बुला ली है, और इस बैठक को बुलाने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने जो उनके इंडिया गठबंधन घटक दल हैं उनको भी बुला लिया है। ये चौथी बैठक है इंडिया गठबंधन की, और इस बैठक में बहुत सारे फैसले होने हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फैसला होने वाला है, उस फैसले की छोटी सी एक आपको हम झलक देते हैं कि इस फैसले में सीट शेयरिंग के समझौते तक बात आएगी, लेकिन होगा नहीं। दूसरी, कांग्रेस को डराने के लिए एक बार फिर से एक नया खेल तेजस्वी यादव खेल सकते हैं, और वो खेल आज देखने को मिला है कि एनडीए गठबंधन से कोई बड़ा दल महागठबंधन की तरफ स्विच करने वाला है जी। और ये आप देख लीजिएगा कि पूरे दिन जो है चर्चा में चलेगी। हम तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन अलग अलग चैनलों में, राजनीतिक गलियारे में ये आपको देखने को मिलेगा कि तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के मुख्यमंत्री का चेहरा तक आने की बात, और उसके साथ साथ एनडीए गठबंधन से कोई बड़ा दल महागठबंधन की तरफ स्विच कर रहा है, ये बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। जी बाबा, दूसरी बड़ी खबर है, चिराग पासवान लगातार सुर्खियों में रह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान पटना में अचानक से इमरजेंसी बैठक बुला लिए हैं, और माना जा रहा है कि खेले की शुरुआत जो है हो चुकी है। देखिए, चिराग पासवान को लेकर के 8 तारीख को 2 बड़ी सभाएं हुई थी, आपको याद ही होगा जी। दूसरे सभा की चर्चा हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम कर लेते हैं चिराग पासवान की चर्चा। उस चर्चा के बाद चिराग पासवान को लेकर के कई लोगों की मैंने बातें सुनी है, कई विश्लेषक कई तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चिराग पासवान हाथ मलते रह जाएंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमको एक चीज आप बताइए जी, कि जहां आपका बाप दादा का जमीन जायदाद था, वहां आप जाकर के खेती बाड़ी करते थे, भले ही कुछ दिन के लिए छोड़ दिए होइएगा, जब आइएगा तो आप वहीं ना खेती बाड़ी कीजिएगा। जी। शाहाबाद का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है ना जो संभावनाओं से भरा हुआ है, और यहाँ की जनता जो होती है जी, वो बड़ा ही सेंटिमेंटल होती है, तपाकी टाइप का नहीं होता है कि आपके लिए जान दे देने वाला। जी। जो अगर आप समझाने में सफल हो गए कि हम आपके लिए हैं, जी, जैसा कि चिराग पासवान ने किया भी कि हमको चाचा ने छोड़ा, परिवार ने छोड़ा, भाई ने छोड़ा, सबने छोड़ दिया, हमारे गठबंधन ने हमको छोड़ने का प्लान बना लिया, लेकिन फिर भी बिहार के इस शाहाबाद की जनता ने हमें नहीं छोड़ा, बिहार की जनता ने हमें नहीं छोड़ा। तो ये आपको नहीं लगता है कि ये एक बॉन्डिंग बन रहा है? चिराग पासवान ने अचानक से एक बैठक बुला दी है जी। इस बैठक के पीछे बहुत सारे कारण हैं जी, बहुत सारे फैक्टर्स नजर आएंगे आपको। चिराग पासवान ने पिछले जो 15-20 दिनों में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा हुई थी, उस यात्रा के 5-6 दिन पहले से जो चिराग पासवान एक्ट कर रहे हैं, उनकी टीम एक्ट कर रही है, और जिस तरह से नए नए फॉर्मूले निकाल करके और एजेंडा पर चिराग पासवान से हामी भरवाई जा रही है, ये बताता है। चिराग पासवान ने कह भी दिया है कि मैं अपनी टीम, अपनी पार्टी के लोगों की बात मानने के लिए बाध्य हूँ, और ये होना भी चाहिए जी। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान की ये बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब चिराग पासवान को लेकर के तेजस्वी यादव के बयान आते हैं। तेजस्वी यादव ये कहते हैं, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात भी होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये मुलाकात किस परिप्रेक्ष्य में होगी,
अचानक होगी जैसे हुई थी, या फिर इस बैठक के पीछे की कोई रणनीति है। सीधी तौर पे हम आपको एक ही चीज बता सकते हैं कि चिराग पासवान ने भी बैठक बुलाई है और एक बैठक तेजस्वी यादव ने भी बुलाई है। क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनको ये पूरा हक है कि बैठक कब बुलाएंगे, कहाँ बुलाएंगे, किसके साथ बैठेंगे। इसमें एक और बड़ी बात होने वाली है कि कुछ नए दलों की एंट्री की बात मैं जो बार बार कह रहा था, वो संभावनाएं बनती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस की एंट्री होगी, तो शायद आप जल्दीबाजी कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा सिग्नल तेजस्वी यादव ने नहीं दिया है कि पशुपति कुमार पारस उनके साथ जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार फिर से बता रहा हूं कि महागठबंधन का कोई दल है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट होने की तैयारी में है और वो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में शामिल होगा। जी बाबा, तीसरी बड़ी खबर, शाह की बैठक को छोड़, बाबा तीसरी बड़ी खबर, अमित शाह की बैठक को छोड़ कुशवाहा दिल्ली से पटना आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा मैं कर रहा था, मैंने बताया भी था कि 8 तारीख को मैं उनकी चर्चा करूंगा। जी, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। जी, 8 तारीख को जिस तरह से गढ़ में जाकर के सीतामढ़ी और वहां जाकर के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, उसके अलावा मुजफ्फरपुर से सटे हुए जितने भी जिले हैं, उन सभी को एक जगह खड़ा होकर के उपेंद्र कुशवाहा ने साधा है। जी, जैसे चिराग पासवान ने सिर्फ आरा में बैठ करके, आरा में सभा करके बक्सर साध लिया, कैमूर साध लिया, भभुआ साध लिया, मगध की कई जिलों को साध लिया, पटना को साध लिया और साथ साथ शाहबाद को साध लिया, यानी मगध और शाहबाद कंप्लीट कर लिया उन्होंने। इसमें कम से कम 40 सीट है, 22 सीट तो शाहबाद में अकेले हैं जी, तो 40 सीटों को उन्होंने साध लिया। अब इसके आगे की कहानी हमको बताते हैं। आपने पूछा सवाल कि अमित शाह की सभा को छोड़ करके, अमित शाह की मीटिंग को छोड़ करके, अमित शाह ने बिहार से कई लोगों को बुलाया था और भी राज्यों से कई लोग गए हुए थे और नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पर वो जानना चाहते थे कि उनके राज्य में जहां जहां से लोगों को बुलाया गया था, उनके राज्य में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, इस पर हम एक अलग से एक चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी इस पूरे मामले पर दिल्ली में मौजूद थे और अमित शाह के साथ साथ उनकी पूरी टीम के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई, ये उनसे हम पूछेंगे। अभी वो दिल्ली में ही हैं और कई लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई है। चिराग पासवान से भी उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें कई ऐसी बातें हैं जो आपको आने वाले समय में बताएंगे कि उनसे, चिराग से मुलाकात के पीछे का कारण क्या था। क्योंकि हमारे ऊपर कुछ दबाव था। एक तो बिहार के 14 करोड़ लोगों का जब दबाव हमारे ऊपर होता है कि हम वो बातें बताएं जो 14 करोड़ लोगों के हित से जुड़ा हुआ हो या उनसे जुड़ा हुआ हो। दूसरी, इस 14 करोड़ में अलग अलग सेक्टर भी हैं, जैसे चौकीदार दफादार वाला बात सुने होंगे, जिसकी आप देखे होंगे कि अक्सर खबरें जो हैं विकास करते रहते हैं। विकास के साथ उन लोगों का बहुत जुड़ाव है और कोई भी समस्या होती है तो तुरंत वो विकास के साथ बात कहते हैं और अपनी समस्या को सामने रखने की बात करते हैं। उसी सिलसिले में नमन जी से हो सकता है कि वो खबरें आपको देखने को मिले, अलग से हम चाहेंगे कि वो खबर कर लीजिए। इस मामले को लेकर के नमन जी ने बातचीत भी चिराग पासवान से किया है और इसमें कैसे और बेहतर किया जा सके इनके जीवन को, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है, क्योंकि ये वो सब उसी समाज से लगभग लोग आते हैं जो चौकीदार दफादार होते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ हम जो चर्चा कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा जब 11 साल का जश्न मनाया जा रहा था तो एक तरफ जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा कुछ और कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों को तोड़ करके, काट करके अपने तरफ लेके आ रहे थे। इसके लिए हमने अलग से खबर किया था, जिसमें उन्होंने कलवार, कलाल, कलार और जायसवाल, ये सभी लोग जो हैं, इन लोगों को अपनी पार्टी में मिलाया। इसके पूरे संगठन था, उस संगठन को ही अपने पार्टी में सम्मिलित कर लिया और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जश्न के दिन और दिल्ली में वो रुके तक नहीं। यहाँ इस कार्यक्रम के बाद उल्टे पांव इस कार्यक्रम को करके उन लोगों को ज्वाइन कराने के बाद और एक बड़ा बूम करने के बाद वो सीधे पटना लौटे। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि इस समाज को लेकर के, जो बड़ा वोट बैंक है, इस समाज के इस वोट बैंक को लेकर के क्या कुछ हो रहा है। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, इससे खबर के बाद चर्चा करेंगे। लेकिन चिराग पासवान का अचानक से पटना आना और पटना आकर के यहाँ भी कुछ लोगों का ज्वाइन कराना, और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं कराना, वो जो आंकड़े आए थे सर्वे रिपोर्ट के ना, उस सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े जिसमें सीट शेयरिंग का समझौता बताया जा रहा था, काफी नाराज थे और अपने लिए एक नई रणनीति और नया फैसला तलाश करने की कोशिश में लगे हुए थे।
फैसला क्या लेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में चिराग पासवान के साथ साथ बाकी के जितने भी घटक दल शामिल हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो, माफ कीजिएगा जीतन राम मांझी हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सभी लोग दोनों के बीच में पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं। न भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में समझौता हो रहा है, और नीतीश कुमार मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनियां पर बलिहार जाऊं रे। वही स्थिति है। और इस फैसले पर नीतीश कुमार को ही अंतिम मुहर लगानी है, और वहीं से शुरुआत होगी एनडीए गठबंधन की स्थिति। जो वर्तमान में दल है वो रहेंगे नहीं रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा इसको लेकर के काफी परेशान भी है, और वो जानते हैं, चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक सीटें मिले। क्या होगा ये आपको पता है, हमने बता ही दिया, संपादक नमन मिश्रा जी ने उसको पूरा, आपको याद होगा आज से 4 दिन पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग का समझौता बताया, उसी पर सारा फॉर्मूला आपको नजर आया होगा, जिसमें 6 सीटें मिलती हुई, 5 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी उपेंद्र कुशवाहा को। शायद उपेंद्र कुशवाहा इस बात से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें और अधिक सीटें मिलें। इसको लेकर के वो थोड़ी दूरी बना करके रह रहे हैं एनडीए गठबंधन के बड़े घटक दलों से। अब देखना होगा कि इसमें नीतीश कुमार की रणनीति क्या है, क्या नीतीश कुमार के सोचते समझते, या उनकी रणनीति पर यह काम हो रहा है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा अपने रणनीति पर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, और उस ताकत को दिखाने के बाद वो पटना से लेकर दिल्ली तक कूच किए, और फिर पटना में आकर के उन्होंने कई कार्यक्रम किए, और उनका कार्यक्रम जो है संवैधानिक अधिकार, परिसीमन सुधार आज भी जारी है। जी बाबा, अगली बड़ी खबर है 6 जुलाई, जब चुनाव का वक्त चल रहा है, पार्टियां तैयारी कर रही है, और उसी बीच में 6 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में महाजुटान लगने वाली है। ये जुटान किसकी है और ये क्यों लग रही है बाबा? देखिए, चुनावी साल है, आपने ठीक ही कहा जी, चुनावी साल है, और चुनावी साल में राजनीतिक दल के नेता, पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने लिए जमीन तैयार करते हैं, अपने लिए अपने मुताबिक जो है पिच बनवाते हैं, और उस पिच पर वो बैटिंग करते हैं। लेकिन ये उस राजनीति से बिल्कुल अलग कर लीजिए, क्योंकि आप मौजूद थे जिस कार्यक्रम में ये बातें सब कुछ हो रही थी, और 6 तारीख की बातें हो रही थी, चर्चा हो रही थी। इसमें अश्विनी चौबे, आप जानते होंगे अश्विनी चौबे को, बिहार के बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं, जेपी आंदोलन के पुराने, कहा जाए तो सबसे मजबूत धरोहर के रूप में वो सामने हैं। केंद्र में मंत्री रहे हैं, बिहार में भी मंत्री रहे, और अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने बेहतर काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं जो देखी जाती है। जब वो पर्यावरण मंत्री थे तो उन्होंने जो पत्ता प्लेट, आपने देखा होगा ना जी, चूंकि उस कार्यक्रम में जब खाने पीने की व्यवस्था थी, उसमें जो प्लेट आया तो अश्विनी चौबे ने स्पष्ट तरीके से उस प्लेट को रिजेक्ट करते हुए कहा कि इस प्लेट पे किसी को खाना मत खिलाइए, क्योंकि इस प्लेट को मैंने अपने मंत्री रहते हुए बैन किया था, इसमें केमिकल लगा करके तब इस प्लेट को बनाया जाता है। छोटी छोटी बारीकियां हैं, इस बारीकी के साथ आप समझ सकते हैं कि अश्विनी चौबे अब किसी पद पे नहीं है जी, न मंत्री हैं न सांसद है। पिछली बार उन्हें टिकट भी नहीं मिला था, चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन अब चूंकि वो शुरू से सनातन और सनातनी प्रवृत्ति कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अश्विनी चौबे 2013 में उनके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ था। पूरे परिवार में से आधे से ज्यादा लोग केदारनाथ में काल के गाल में चले गए थे, और किसी तरह से इनके परिवार के कुछ लोग बच गए थे। अश्विनी चौबे तब से सनातन, और खास करके धर्म की बात करें, आस्था की बात करें और सनातन की बात करें तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं जी। इसको लेकर के पिछले 1 महीना से कार्यक्रम चल रहा था। 30 तारीख से ये कार्यक्रम चल रहा था। 30 अप्रैल से जो कार्यक्रम चल रहा था परशुराम जयंती का, उस कार्यक्रम को आगे एक्सटेंड करते हुए वो कार्यक्रम 6 जुलाई को आकर के उसका समापन होगा, और होगा गांधी मैदान में। एक बड़ा समागम है जिसमें अनगिनत धर्मावलंबी आ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, और उसमें अलग अलग धर्म गुरु जो हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो सभी लोग आएंगे। धर्म की बात होगी, सनातन की बात होगी, सनातन के रक्षा की बात होगी, जो हमारे सनातन परंपरा है उसकी बात होगी, और खास करके ब्राह्मणों की भी बात होगी। कई डिमांड हैं उसमें रखे गए हैं, पुस्तक का विमोचन भी होगा, और भी कई बातें होंगी जो आप 6 तारीख को जुट करके देख सकते हैं। और इसके लिए किसी खास वर्ग नहीं, बल्कि पूरे सनातन परंपरा को बचाने के लिए एक मुहिम उन्होंने छेड़ा है। उसके लिए उन्होंने एक अलग
सबके लिए सबको आमंत्रित किया है। उसी कार्यक्रम में 6 तारीख को एक बड़ा आयोजन गांधी मैदान में होगा। अश्विनी चौबे अक्सर ऐसा करते रहते हैं, वो मंत्री रहते हुए बक्सर में भी एक बड़ा आयोजन किए थे, धर्म समागम किए थे। ये जो है उससे थोड़ा अलग है, और चूंकि चुनावी साल है और इसलिए इस बात पर ज्यादा तवज्जो भी दी जा रही है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह से सनातन से जुड़ा हुआ है और 80% लोगों से की आस्था का ये विषय है। इसमें जाति धर्म नहीं बल्कि सभी के लिए है। हाँ, परशुराम की बात जरूर होगी, क्योंकि परशुराम शास्त्र और शस्त्र दोनों के अधिपति है और उसको लेकर के ही आगे बढ़ा जाएगा। तो निश्चित रूप से 6 जुलाई को एक गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा, और इसका आप अक्सर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाना चाहती है। बिल्कुल बाबा। तो एक तरफ ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को भी भजाना चाहेगी। अब उसका माध्यम अश्विनी चौबे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बाबा, अगली बड़ी खबर है आईपी गुप्ता प्रशांत किशोर, दोनों की जो प्लानिंग थी, आगे की रणनीति थी, अब वो डिकोड हो गई है। विकास, आईपी गुप्ता और प्रशांत किशोर जी, आप जब भी बिहार की राजनीति की चर्चा करेंगे जी बाबा, तो इन दोनों को आप भुला नहीं सकते हैं। जी बाबा। आईपी गुप्ता क्या, एक मैं देख रहा था, एक भाषण देख रहा, बयान देख रहा था जी, अभी समस्तीपुर में गए हुए थे वो। समस्तीपुर में उनका कार्यक्रम था, उससे पहले भी उन्होंने कार्यक्रम किया, और उनका एक चल रहा है जो पार्टी बनाया है उन्होंने, उसकी सदस्यता अभियान के साथ साथ और भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी हो रही है। उसको लेकर के और जो प्रशांत किशोर है, इन दोनों को लेकर के 2 रणनीति चल रही है। आपको मैंने कहा था कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने एक कंकड़ फेंक दिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसी तरह से कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ इन दोनों ने भी पिन चुभाना शुरू कर दिया दोनों गठबंधन को। हम आईपी गुप्ता से पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं। आईपी गुप्ता जिन्होंने ये दावा किया है कि 10 जो विधानसभा हैं समस्तीपुर के इर्द गिर्द, उन 10 विधानसभाओं में उनका वोट जो है, अपना वोट पान तत्वा ताती समाज का 2.5 लाख से ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस 2.5 लाख वोट पर उन्होंने एक तरह से समझिए तो अपना पूरा कैप्चर कर लिया है। क्योंकि इस ताती तत्वा समाज के किसी भी व्यक्ति से आप कहिएगा किसी और को वोट देने के लिए, वो देने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए बहुत सारे इंटरनली प्लान चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देखा होगा कि इनका आंदोलन शुरू होने के साथ ही तुरंत मोहन गुप्ता को भेज दिया विधान परिषद में। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिन लोगों को ताती तत्वा समाज के लोगों को लगाया हुआ है, लेकिन कोई भी समाज के लोग इनको भगा दे रहे हैं, इनका स्वीकार कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा आरक्षण छीना है। तो ये एक हो गया। दूसरा, उन्होंने एक नारा दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पान मुसलमान हिंदुस्तान और मुसहर। क्यों कहा है ये आपको भारत लाइव वाली खबर पे जाकर के देखना होगा। पूरा उनका बयान है, उस बयान के आधार पर आप देख लीजिएगा क्या क्या उन्होंने कहा है। लेकिन आप समझ लीजिए, अपने 2.5 लाख वोट, इसके बाद मुसलमान वाला वोट अगर उनके पक्ष में जाता है, क्योंकि जिला अध्यक्ष भी उन्होंने मुसलमान बनाया, इसका दावा उन्होंने किया है, तो उसके वोट जो होंगे अब कितने % आते हैं वो तो चुनाव में पता चलेगा। इसके बाद उन्होंने मुसहर के बारे में भी कहा है। उन्होंने कहा है कि मुसहर माँ ने मुझे दूध पिलाया है, इसलिए मेरे अंदर मुसहर का भी अंश है तो वो भी हमारे अपने हैं, और हिंदुस्तान तो पूरा है ही मेरा अपना। यानी उन्होंने एक सूत्र बना करके जोड़ लिया है अपने वोट के साथ साथ अन्य वोटों को जोड़ने का। ये एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं। इनके पास अपना सेक्टर है, अपना वोट है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बाकी के लोगों का वोट अपने तरफ बटोर रहे हैं। वो वोट उनका जाति बंधन से बाहर होगा, खुद के लिए दिया गया वोट होगा, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और इस वोट बैंक में वो क्या कर रहे हैं कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, आपको मैंने बताया कि जायसवाल, कलाल, कलवार, ये सारे लोगों को अपने पार्टी में मिलाए हैं। तो उसी तरह से प्रशांत किशोर ने भी सीतामढ़ी से लेकर के बिहार के अलग अलग जगहों में, मैं रीगा की, मैं अभी हाल फिलहाल में आपकी टीम गई हुई थी, तो वहां से मुझे जानकारी मिला कि एक शख्स, एक युवा जो है वो लोगों से मिल करके और उन लोगों को बता रहा है कि आपके विधायक ने क्या किया, आप तो मंत्री भी बन गए हैं। मोतीलाल प्रसाद वहां के विधायक भी हैं और उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह भी मिली है। अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया है, कई ऐसे सवाल उनसे पूछे गए तो उन सवालों का जवाब उन्होंने दिया कि एक पुल तक तो बना नहीं पाए,
तो वो क्या करेंगे। कई बार से जीतते आ रहे हैं। बिल्कुल। कई लोग यहाँ से, अमित कुमार टुन्ना भी यहाँ से जीत करके 2015 में आए थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये सारी बातें बता करके वो लोगों से कहते हैं कि हम वोट के लिए नहीं, हम यहाँ के बदलाव के लिए आए हैं। और वो जनसुराज में प्रशांत किशोर के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके गए हैं। जी। धीरज जायसवाल वहां एक एक लोगों से मिल रहे हैं। कई तस्वीरें हमारे पास हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से आपको, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आम लोगों के पास जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और जहां तक हो सकता है समस्या का निदान कर रहे हैं। जी। एक युवा लगातार भारतीय जनता पार्टी के उस वोट बैंक में सेंधमारी कर रहा जी। है। आते उसी समाज से हैं, जायसवाल समाज से हैं। जिस समाज में सेंधमारी उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं। जी। यानी आप समझ लिए कि उपेंद्र कुशवाहा और जो प्रशांत किशोर है, दोनों मिलकर के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। और साथ साथ आईपी गुप्ता भी एक बड़ा स्टेट जो है, हिस्सा जो है लेकर के अपने साथ खड़े हैं। जिस गठबंधन में जाएंगे पलड़ा उधर भारी होगा। सुनने में तो यही आ रहा है कि उनको महागठबंधन में नहीं जाने देने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर प्रयास कर रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 243 सीटों में अपने मारामारी है, तो मैं जो बार बार बात कह रहा हूं कहीं वो तो नहीं है। मेरी विशेष खबर जो है आज की, उस खबर में भी इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ मामला है। उसमें भी हमने उन्हीं सब बातों को जोड़ा था और हमने कोशिश किया था कि उन बातों में भी हम उसका फूट डालें। विशेष खबर यह है कि आप देख रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद हमने भारत लाइव पर एक खबर किया था, आपने देखा भी होगा कल। उस खबर के माध्यम से जो बेचैनी बढ़ी है उपेंद्र कुशवाहा के उस रैली के बाद, हालांकि चिराग पासवान की रैली के बाद ही बढ़ी है, लेकिन उसका एक अलग इफेक्ट है। उपेंद्र कुशवाहा के रैली का गलत अलग इफेक्ट है। उससे भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी बढ़ी है। और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी इतना ही से नहीं बढ़ी है, एक तो उन्होंने कुशवाहा समाज की रैली की, दूसरे जायसवाल को अपने पार्टी में मिला लिया। इसको लेकर के सबराज चौधरी और दिलीप जायसवाल दोनों की बेचैनी बढ़ी है। और ये दोनों बिहार के सबसे बड़े मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जहां ये पूरी कहानी रची जा रही है उसमें उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए नया एक ठिकाना खोज रहे हैं। अब रहा सवाल कि ठिकाना वो कहां होगा, या प्रशांत किशोर का ठिकाना होगा, जिसकी चर्चा मैंने किया था जब आरसीपी सिंह ज्वाइन हो रहे थे। मैंने, आपको याद होगा, आपके साथ खबर किया था और मैंने कहा भी था कि वो शख्स क्या आरसीपी सिंह है या फिर उपेंद्र कुशवाहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा उठ करके किधर जाते हैं, क्योंकि नया सर्वे जो आया है उस सर्वे में भले ही प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा सीट नहीं मिल रहा हो, लेकिन बोहनी तो हो रही है, शुरुआत तो हो रही है। और उपेंद्र कुशवाहा लड़ाका हैं, उन्होंने कहा भी है कि जब उन पर मुश्किलें ज्यादा होती हैं तो उस मुश्किलों से सामना करने में उन्हें मजा आता है। देखना होगा कि इस बार कौन सी मुश्किल लेकर के आते हैं। लेकिन एक बात तो तय नजर आ रहा है कि उनका वैश्यों पर हाथ डालना और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का वैश्यों को अपना अगला टारगेट बनाना, जो कि चुनाव जिताऊ हो सके। एक बड़ा वोट बैंक है और ये समाज जो है जिसके साथ रहता है बड़ी लॉयल रहता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से लॉयल था, जिसका नतीजा आपको पता ही होगा क्या हुआ। इस बार जो सीतामढ़ी एरिया है उसमें वैश्यों का दो वैश्य का टिकट कटा है। बिल्कुल बाबा, एक सीतामढ़ी से और दूसरा शिवहर से। अब इसको लेकर के लोगों में नाराजगी है और यही कारण है कि धीरज जायसवाल को वहां प्रायोरिटी के साथ लोग अपना नेता मान रहे हैं। युवा हैं, लोगों के साथ सहज मिलने में है तो उनको लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिल सकता है कि एक नया नेक्सस अगर प्रशांत किशोर और उपेंद्र कुशवाहा मिलते हैं तो नीतीश कुमार के 3 दुश्मन एक जगह हो जाएंगे। और 3 को मिलेंगे तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। नीतीश का काम तो जरूर बिगाड़ देंगे। चलिए, तो रातों रात देख रहे थे आप, जहां खबरों को हम विस्तार से बता रहे थे। खबर ऐसी जो बिहार की राजनीति में लगातार आपको हर टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे सटीक और सबसे बड़ी खबरें आपको भारत लाइव पे मिलेगा। तो कल फिर सुबह 7 बजे हम रातों रात लेकर हाजिर होंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।